हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो लेक्चर में हम आज के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, यानी 29 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो मेनली फोकस्ड होगा डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे यूपीएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, एसएससी के द्वारा जितने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये करंट अफेयर का वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होगा। इस लेक्चर का सोर्स जो है डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया है। इसमें जो भी कंटेंट है, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में जो भी न्यूज़ आए थे, उन सभी न्यूज़ों से इस कंटेंट को एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला न्यूज़ है डिजिटल मैप ऑफ मून। मून का जो है डिजिटल मैपिंग किया जा रहा है। इसमें मेनली 3 एजेंसी एक साथ हैं। जैसे फर्स्ट कौन है, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे, नेक्स्ट है नासा और थर्ड है लूनर प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट। यानी 3 इंस्टीट्यूट मिल करके जो है, यहाँ देख सकते हैं आप, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे, नासा और लूनर प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट, ये तीनों मिल करके जो है मून का डिजिटल मैपिंग कर रहे हैं। इस मैपिंग में जो स्केल यूज़ किया जा रहा है वह है 1:5 मिलियन। यानी कि डिजिटल मैपिंग में 1 सेंटीमीटर रियल लाइफ में जो है रियल मून पे 50 लाख सेंटीमीटर के बराबर होगा। यानी कि 1:5 मिलियन 1:50 लाख जियोलॉजिकल मैप में जो है इसका स्केल यूज किया जा रहा है। ये जो मैप जो है इसका पर्पस क्या है, तो एक ब्लूप्रिंट की तरफ वर्क करेगा जितने भी फ्यूचर में ह्यूमन मिशन होंगे मून पे, और रिसर्च के लिए सोर्स का काम करेगा, है ना। यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून विल सर्व एज अ ब्लूप्रिंट फॉर फ्यूचर ह्यूमन मिशंस एंड अ सोर्स ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस फॉर द एजुकेटर एंड जनरल पब्लिक इंटरेस्टेड इन लूनर जियोलॉजी। जितने भी लोग हैं, या वो एजुकेटर हों या रिसर्चर हों, जो लूनर जियोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगा। जितने भी फ्यूचर में जो ह्यूमन मिशन जाएंगे मून पे, उनके लिए। इसमें जो है मून का जो सरफेस फीचर को भी इंक्लूड किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सरफेस फीचर्स ऑफ द मून विल इंक्लूडेड क्रेटर, रिम, क्रेस्ट, सारे कुछ जितने भी उसके सरफेस पे जितने भी गड्ढे हैं और भी डिफरेंट तरह के क्रेटर हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा डिजिटल मैपिंग में। द प्रेजेंट एंड फ्यूचर मून मिशन सक्सेस कैन फर्दर हेल्प बाय द डिजिटल मैप ऑफ मून। और क्या कहा जा रहा है कि जितने भी प्रेजेंट अभी जितने भी मून मिशन चल रहे हैं, या फिर जितने भी फ्यूचर में जो मून मिशन आएंगे, जैसे नासा के, इसरो के द्वारा भी है, चंद्रयान 3 है, तो उस सब मिशन में भी जो है ये डिजिटल मैपिंग ऑफ मून जो है हेल्प करेगा। तो दूसरा न्यूज़ देखते हैं, लूनर साउथ पोल। ये क्या है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि पहले हम लोग के द्वारा जो है, इसरो के द्वारा एक इसरो चंद्रयान 2 भेजा गया था, जिसमें 3 कंपोनेंट थे। एक थे ऑर्बिटर, उसके बाद इसरो का जो चंद्रयान 2 था उसमें 3 कंपोनेंट थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। वो भेजा कहाँ गया था, तो साउथ पोल पे भेजा गया था। तो यहाँ पे लूनर साउथ पोल के बारे में बताया जा रहा है कि द मून साउथ पोल इज स्पेशली इंटरेस्टिंग बिकॉज द एरिया इज मच लार्जर देन नॉर्थ पोल। यानी कि इसका जो साउथ पोल है नॉर्थ पोल से ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पे वाटर का प्रेजेंस हो सकता है। ये चंद्रयान 1 के द्वारा पता लगाया गया था, हमारे कंट्री के द्वारा चंद्रयान 1 भेजा गया था, उसी के द्वारा पता लगाया गया था कि मून पे वाटर हो सकता है। तो और ये साउथ पोल के पास ऐसा अनुमानित है। इधर जो है फॉसिल रिकॉर्ड भी मिलने की संभावना है साउथ पोल पे। साउथ पोल रीजन आल्सो कंटेन द फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ अर्ली सोलर सिस्टम। इसीलिए अभी जितने भी एजेंसी हैं जो स्पेस को एक्सप्लोर करने में लगे हैं, जैसे इसरो, नासा, जापान का जाक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो सबका ध्यान अभी मून के साउथ पोल पे है। इंडिया का जो चंद्रयान 2 मिशन है एक एक्टिव मिशन है। ध्यान रहे कि इसका सिर्फ लैंडर और रोवर फेल हुआ था, ऑर्बिटर अभी भी अपना काम कर रहा है। इसमें 3 कंपोनेंट थे, हम पहले ही बता चुके हैं कि एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर, एक रोवर था। तो लैंडर के अंदर ही रोवर था, तो लैंडर ही हमारा ख़राब हो गया, इसलिए लैंडर और रोवर दोनों बोल सकते हैं कि एक बेकार गया, लेकिन अभी तक ऑर्बिटर जो है वर्क कर रहा है अच्छे से। तो इन इसरो का जो चंद्रयान 2 मिशन है एक एक्टिव मिशन है, वो भी जो है लूनर साउथ पोल को ही टारगेट करता है। चंद्रयान के जैसा और भी कई मिशन है, जैसे आर्टेमिस मिशन है। आर्टेमिस मिशन जो है वो ह्यूमन स्पेस मिशन है, जो नासा का है। नासा का ह्यूमन स्पेस मिशन है, ह्यूमन मिशन है जो है वो आर्टेमिस मिशन है। और नासा प्लान कर रहा है 2024 तक लूनर साउथ पोल पे आदमी भेजने का। नासा प्लान टू सेंड ह्यूमन टू द लूनर साउथ पोल बाय 2024। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बताया गया कि बैंकिंग अंडर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, यानी बैंकिंग सर्विस को जो है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित कर दिया गया है।
तो ये घोषित करने से फ़ायदा क्या होता है कि जिस भी सर्विस को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित किया जाता है उसके कर्मचारी जितने हैं वे हड़ताल नहीं कर सकते, वे उस सेवा को बाधित नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है बैंकिंग को जो है अभी 21 अक्टूबर तक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित किया गया है। 6 महीने के लिए 21 अक्टूबर तक इसको घोषित किया गया है। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत घोषित किया जाता है। बैंकिंग सर्विस को, किसी भी सर्विस को, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत घोषित किया जाता है। नोटिफिकेशन जो है लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा इशू किया गया था 17 अप्रैल को ही, और ये मेनली कोरोना वायरस को देखते हुए किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि जब से कोरोना वायरस पेंडेमिक अभी हमारे इंडिया में है तो डिफरेंट जो है स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें खाता में डायरेक्टली पैसा भेजा जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के तहत। और यदि ऐसे स्थिति में बैंकिंग कर्मी हड़ताल कर देते हैं तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए 6 महीने के लिए जो है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बैंकिंग को घोषित किया गया है। ये घोषित किया जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत। नेक्स्ट न्यूज है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA। तो IBA क्या है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। तो जैसा कि नाम से पता चलता है बैंकर्स का एसोसिएशन है, एक ग्रुप है जो बैंकर्स के मांग को आगे रखता होगा। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। ये जो है 1946 में बनाया गया था और एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, मतलब कि ये पूरे बैंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया में जितने बैंकिंग सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ऑपरेटिंग इन इंडिया। और ये मुंबई में बेस्ड है। ये बना कब था? IBA का फॉर्मेशन हुआ था 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ये याद रखिएगा एग्जाम पर्पज से। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसमें जो है 22 बैंक थे, लेकिन अभी इसमें 237 बैंक हैं। इंडिया में जितने भी बैंकिंग कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट और कई तरह से फॉरेन बैंक भी है, विदेशी बैंक भी इंडिया में ऑपरेट करते हैं। तो जब बना था इसमें तो मात्र 22 बैंक थे। इनिशियल मेंबरशिप इसका 22 बैंक का था, लेकिन अभी इसमें जो है 237 बैंकिंग कंपनीज है, डिफरेंट बैंकिंग कंपनीज, डिफरेंट कंट्री की, इंडिया में जो भी ऑपरेट कर रहे हैं। ये बनाया ही इसलिए गया था ताकि बैंकिंग सेक्टर का डेवलपमेंट हो, सरकार के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो, जितने भी बैंकर हैं, जितने बैंकिंग कर्मचारी हैं उनको एकजुट रखा जाए। इसको मैनेज करने के लिए एक मैनेजिंग कमेटी होता है, और उसमें क्या क्या, मैनेजिंग कमेटी में कौन कौन होते हैं? तो एक चेयरमैन, 3 डिप्टी चेयरमैन, एक ऑनररी सेक्रेटरी और 26 मेंबर, यानी इतने लोग इसके मैनेजिंग कमेटी में होते हैं। इसमें कई तरह की एम्प्लॉय और ऑफिसर यूनियन है बैंकिंग में। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक, ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक लाइक HDFC बैंक, ICIC, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, ये सभी जो है IBA के मेंबर हैं। फॉरेन बैंक में कौन कौन आता है? तो HSBC, स्टैंडचार्ट, सिटी बैंक, ये सभी इसके पार्ट है। मतलब इंडिया में जितने भी बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले हैं, या तो सरकारी, प्राइवेट, फॉरेन, सब जो है इसमें शामिल है। यहाँ तक कि न्यू जनरेशन में जितने भी बैंक आए हैं, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, ये जो है इसके परव्यू से आउट में है, मतलब कि ये इसमें शामिल नहीं है अभी। इसमें शामिल होना बाइंडिंग नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा था इसमें शामिल हो ही सकता है, वॉलेंट्री बेसिस पे है। अब सिप्री के रिपोर्ट के बारे में नेक्स्ट न्यूज है। सिप्री क्या है? तो सिप्री एक स्टॉकहोम बेस्ड इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका काम क्या है कि ये डिफरेंट रिपोर्ट जारी करता है कि दुनिया में किस देश के पास कितना हथियार है, तो कौन अपने देश में कितना डिफेंस बजट किसका कितना है, किसके पास कितने आर्टिलरी गन है, कितने टैंक्स हैं, ये सब के आधार पे रिपोर्ट जारी करता है। तो अभी हाल ही में इसका रिपोर्ट जारी हुआ है, इसीलिए जो है ये चर्चा में है। तो सिप्री जो है स्वीडन में बेस्ड है, स्टॉकहोम, और ये रिसर्च करता है किस चीज़ में? तो कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट मतलब कि जितने भी वेपन्स है उनको बर्बाद करना, मतलब कि वेपन्स को डिस्ट्रॉय करना। इसको 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था। इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 1966 में, 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये डिफरेंट कंट्री को या डिफरेंट पॉलिसी मेकर को डाटा प्रोवाइड करता है कि किस कंट्री के पास कितने हथियार अभी हैं, ये अपने रिसर्च के आधार पे। ये अपना अभी हाल ही में 2020 में जो है 2019 का डाटा रिलीज़ किया है, जिसका नाम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। इसमें बताया गया है कि इंडिया जो है 3rd नंबर पे आता है डिफेंस बजट में। सबसे डिफेंस एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है
अमेरिका का है, उसके बाद जो है चाइना का है और थर्ड में इंडिया का है डिफेंस एक्सपेंडिचर। यदि आर्म एक्सपोर्टर की बात किया जाए, मतलब कौन कितना हथियार को एक्सपोर्ट करता है, तो यूनाइटेड स्टेट सबसे नंबर 1 पे है, रसिया सेकंड पे है, फ्रांस थर्ड पे है, जर्मनी फोर्थ पे और चाइना फिफ्थ पे है आर्म एक्सपोर्ट करने में। इंडियन का जो एक्सपेंडिचर था, इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर 2019 में 2018 के मुकाबले 6.8% ज़्यादा था। और ये मेनली क्यों बढ़ा, मतलब कि इतना क्यों बढ़ गया, तो क्योंकि इंडिया का टेंशन है और राइवलरी है पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ, इसीलिए इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा है। इंडिया का जितना आर्म एक्सपोर्ट होता है, मतलब जितना भी आर्म्स का इंपोर्ट होता है इंडिया में, वो उसका 56% रसिया से होता है। नेक्स्ट है बसावा जयंती के बारे में। आइए देखते हैं बसावा जयंती के बारे में। बसावा कौन थे? तो हाल ही में बसावा जयंती इंडिया में सेलिब्रेट किया गया है। ये लॉर्ड बसवन्ना के जो है एनिवर्सरी पे, बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। ये लॉर्ड बसवन्ना कौन थे? तो 12th सेंचुरी के एक पोएट थे, फिलोसफर भी थे और लिंगायत फेथ के एक सेंट थे, एक साधु थे जो लिंगायत फेथ के थे, लॉर्ड बसवन्ना। लिंगायत फेथ मेनली इंडिया में कर्नाटका में रहते हैं। एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। ये जो है अपने पोएट्री के थ्रू, है ना, स्प्रेड सोशल अवेयरनेस थ्रू हिज पोएट्री, अपने पोएट्री के थ्रू जो है सोशल अवेयरनेस स्प्रेड करते थे। पॉपुलरली नोन एज वाचनाज, इनको जो है प्रॉपरली जो है पॉपुलरली जो है पॉपुलर फॉर्म में इसको वाचनाज के रूप में जाना जाता था। ये जो है जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट करते थे। ये सुपरस्टिशंस और रिचुअल्स में विश्वास नहीं करते थे और एक मूवमेंट चलाए थे जिसका नाम था शरण मूवमेंट। एक नए पब्लिक इंस्टीट्यूशन को सेटअप किए थे जिसका नाम था अनुभव मंडप या हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, जिसमें मेन वुमेन सारे क्लास के, यानी ऑल सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वहाँ पे स्पिरिचुअल और डिफरेंट क्वेश्चन लाइफ से रिलेटेड डिस्कस किया जाता था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं पट्टाचित्रा पेंटिंग के बारे में। पट्टाचित्रा पेंटिंग जो है मेनली उड़ीसा का पेंटिंग है। इसमें खासियत क्या है कि ये जो है क्लॉथ पे पेंट किया जाता है और उड़ीसा वेस्ट बंगाल में, ज़्यादातर उड़ीसा में बेस्ड है, वेस्ट बंगाल में भी इसका कुछ प्रभाव मिलता है। और इसमें क्या किया जाता है कि ये कृष्ण भगवान से रिलेटेड पेंटिंग है और इसमें पहले बॉर्डर को फिल किया जाता है। मान लीजिए कि पेंटिंग है, ऐसे पेंटिंग है, तो ये बॉर्डर जो हुआ तो पहले बॉर्डर को फिल किया जाता है इस तरीके से। इस पेंटिंग को बनाने के लिए मेनली जो है कपड़ा का यूज किया जाता है, इसलिए उसको पट बोलते हैं। और उस पर जो है चौक और गम का मिक्सचर से रंगा जाता है। इसमें जो है डिफरेंट देवी देवता के फोटो इमेज को बनाया जाता है ना, पिक्चर ऑफ वेरियस गॉडेजेज विथ ऑर्नामेंटेशन ऑफ फ्लावर्स, ट्रीज एंड एनिमल आर देन पेंटेड। यहाँ पे एक विलेज का मेंशन किया गया है, रघुराजपुर। रघुराजपुर एक हेरिटेज क्राफ्ट विलेज है। वो किस लिए फेमस है? तो वहाँ पे ये जो पेंटिंग है पट्टाचित्रा पेंटिंग काफ़ी हाई लेवल पे बनाया जाता है। मतलब कि वहाँ माना जाता है कि वहाँ के गांव का जितने भी आदमी हैं सारे लोग इस पेंटिंग को बनाने में इंगेज्ड हैं। इट इज़ द ओनली विलेज इन इंडिया वेयर ईच फैमिली इज इंगेज्ड इन वन क्राफ्ट और अनदर, है ना। तो इसीलिए ये जो गाँव है रघुराजपुर उड़ीसा का एक हेरिटेज क्राफ्ट विलेज के रूप में माना जाता है। तो आइए इसी के साथ अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।